द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी। विश्व प्रसिद्ध महानाटककार विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित यह नाटक पूरे विश्व भर में अत्यंत प्रसिद्ध है। नाटक की शुरुआत में हम देखते हैं कि खूबसूरत शहर वेनिस का व्यापारी एंटोनियो अपने दो मित्रों सेलेरियो और सोलैनियो के साथ बातें कर रहा होता है। कुछ देर बाद उनके तीन और मित्र बेसानियो, लोरेंजो और ग्रेशियानो भी वहां आ जाते हैं और इन 6 दोस्तों के बीच खूब बातचीत होती है। थोड़ी देर बाद सारे दोस्त चले जाते हैं और अब केवल एंटोनियो और उसका प्रिय मित्र बेसानियो वहां रह जाते हैं। बेसानियो एंटोनियो से कहता है कि अपने रहन सहन और खर्चीले स्वभाव के कारण उसका सारा धन समाप्त हो गया है, लेकिन वह अब अपने भाग्य को एक ऐसी स्त्री जिसका नाम पोर्शिया है से विवाह करके संवारना चाहता है, जिसके पिता उसके नाम अपार धन और संपत्ति छोड़कर गए हैं। बेसानियो यह भी बताता है कि पोर्शिया, जो कि बेलमोंट नाम की जगह में रहती है, से वह प्रेम करता है और उसने पोर्शिया की आंखों में भी उसके प्रति प्रेम की भावनाओं को देखा है। इसलिए बेसानियो एंटोनियो से कुछ धन देने की गुजारिश करता है ताकि वह बेलमोंट जा सके। एंटोनियो अपने प्रिय मित्र बेसानियो की हर संभव सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था, लेकिन इस समय एंटोनियो के पास इतना पर्याप्त धन नहीं होता जिससे वह बेसानियो की सहायता कर सके। हालांकि एंटोनियो वेनिस का एक बड़ा व्यापारी था, परंतु इस समय उसका सारा पैसा उसके समुद्री जहाजों जो व्यापार पर गए थे पर लगा था। एंटोनियो कहता है कि उसके व्यापारी जहाज बहुत जल्द ही बहुत सारा धन कमाकर आने वाले हैं, इसलिए तब तक के लिए वह वेनिस में शाइलॉक नाम के व्यक्ति से पैसे उधार लेकर उसकी मदद करेगा। शाइलॉक बहुत ही सख्त दिल और दुष्ट व्यक्ति था। वह ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता था और क्रूरता से अपने पैसे वसूल करता था, इसलिए शाइलॉक से वेनिस का हर व्यक्ति घृणा करता था। दूसरी तरफ एंटोनियो अपनी उदारता, सज्जनता और परोपकारिता के लिए पूरे वेनिस में प्रसिद्ध था। वह दुखी और जरूरतमंद लोगों को बहुत कम ब्याज पर कर्ज देता था, इस कारण वह सभी लोगों का चहेता था। बेसानियो जानता था कि शाइलॉक बुरा व्यक्ति है और एंटोनियो से शत्रुता रखता है, इसलिए वह एंटोनियो को शाइलॉक से कर्ज लेने से रोकता है। लेकिन एंटोनियो किसी तरह बेसानियो को समझाता है और वे दोनों शाइलॉक के पास चले जाते हैं और शाइलॉक से 3000 डकेट्स यानी कि 3000 सोने के सिक्के 3 महीने के लिए उधार देने को कहते हैं। वे कहते हैं जितना भी ब्याज वो चाहेगा उसे चुका दिया जाएगा। अब शाइलॉक का दुष्ट दिमाग अपने सबसे बड़े दुश्मन एंटोनियो को देखकर साजिश रचने लगता है। वह मनी मन सोचता है कि एक बार एंटोनियो उसके चंगुल में फंस जाए तो वो उससे अगले पिछले सारे बदले निकाल लेगा। शाइलॉक को विचारों में खोया देखकर एंटोनियो समझ जाता है कि उसके दिमाग में कोई खतरनाक योजना जन्म ले रही है, लेकिन उसे बेसानियो के लिए पैसों की जरूरत थी। इसलिए उसने कहा, शाइलॉक, क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम मुझे कर्ज दोगे? शाइलॉक बोला, हाँ हाँ, मैं तुम्हें अपने मित्र की तरह कर्ज दूंगा और ब्याज भी नहीं लूंगा, और इससे भी बड़ी बात कि मैं तुम्हारा मित्र भी बनना चाहूंगा। लेकिन चलो, मजाक में ही सही, हमारी मित्रता के नाम पर तुम्हें मेरे साथ वकील के पास चलना होगा और यह अनुबंध करना होगा कि यदि तुमने मेरा कर्ज निश्चित समय पर नहीं लौटाया तो मुझे यह अधिकार होगा कि मैं तुम्हारे शरीर के किसी भी हिस्से से, जिससे भी मेरी इच्छा हो, 1 पाउंड वजन के बराबर मांस ले सकता हूं। एंटोनियो इस अनुबंध के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन बेसानियो उसे कर्ज लेने से मना करता है क्योंकि उसे संदेह होता है कि शाइलॉक अपनी दुष्टता से एंटोनियो की जान लेने की साजिश कर रहा है। लेकिन फिर एक बार एंटोनियो बेसानियो को समझाता है कि 3 महीने पूरे होने से कई वक्त पहले ही उसके कई जहाज बहुत सारा पैसा लेकर पहुंचने वाले हैं, और इस तरह शाइलॉक एंटोनियो से इस विचित्र अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाकर 3000 डकेट्स का उधार दे देता है, जिसे एंटोनियो बेसानियो को दे देता है। दूसरी तरफ बेलमोंट में हम देखते हैं कि पोर्शिया, जिसे बेसानियो अपनी पत्नी के रूप में चाहता है, अपनी शानो शौकत की जिंदगी से तंग है। यहाँ हमें पता चलता है कि पोर्शिया के पिता ने उसके विवाह की एक विचित्र शर्त रखी है। जिस शर्त में पोर्शिया से विवाह करने वाले शख्स को 3 छोटे संदूक जो सोने, चांदी और शीशे यानी कि लेड धातु के बने हैं में से एक संदूक चुनना है जिसमें पोर्शिया की तस्वीर रखी है।
यदि कोई ऐसा करता है तो उसका विवाह पोर्शिया से होने के साथ साथ वह सारी संपत्ति का मालिक भी बन जाएगा। लेकिन यदि कोई गलत संदूक को चुनता है तो उसे ईश्वर के समक्ष प्रतिज्ञा करनी होगी कि वह आजीवन कभी विवाह नहीं करेगा, और इस शर्त के कारण बेचारे कई विवाह प्रस्तावक बिना कोशिश किए ही चले जाते हैं। पोर्शिया की सेविका नेरिसा उसे कहती है कि क्या उसे बेसेनियो नाम का विद्वान और योद्धा व्यक्ति याद है जो वहां पहले आया था। इस बात को याद कर पोर्शिया बहुत खुश हो जाती है और बेसेनियो की प्रशंसा करती है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि मोरक्को देश का राजकुमार संदूकों को चुनने की रस्म में आ रहा है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मोरक्को का राजकुमार संदूकों के सामने खड़ा होता है और हर एक संदूक में लिखी लिखावट को पढ़ता है। कुछ ही देर में वह सोने से बने संदूक को चुनता है और उसे खोलता है। उसके अंदर पोर्शिया की तस्वीर नहीं होती और वह इस प्रतियोगिता को हार जाता है, जिस कारण उसे तुरंत बेलमोंट से जाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एरागोन देश का राजकुमार भी संदूक चुनने की रस्म के लिए आता है। वह उसी तरह सभी संदूकों को देखता है और अंत में चांदी वाले संदूक को खोलता है। लेकिन एक बार फिर चांदी के संदूक में पोर्शिया की तस्वीर नहीं मिलती और निराश मन से एरागोन का राजकुमार भी चला जाता है। पोर्शिया और नेरिसा को खबर मिलती है कि वेनिस से 2 नौजवान आ रहे हैं। पोर्शिया यह सुनकर खुश हो जाती है और प्रार्थना करती है कि उनमें से एक बेसेनियो हो। इधर वेनिस में हम देखते हैं कि एंटोनियो के दोस्त सेलेरियो और सोलेनियो साथ दिखाई देते हैं, लेकिन वे बड़े चिंतित होते हैं और समुद्र में आए तूफान के बारे में बात करते हैं। उन्हें खबर मिली है कि एंटोनियो के जहाज अपने सारे सामान के साथ समुद्र में डूब गए हैं। वहां वे दोनों शैलोक को आता देखते हैं। उसकी बिरादरी का एक अमीर आदमी जिसका नाम ट्यूबल है बताता है कि उसको खबर मिली है कि ट्रिपोलिस से आने वाला एंटोनियो का एक जहाज डूब गया है। शैलोक यह सुनकर खुश हो जाता है और एंटोनियो से बदला लेने का उसका निश्चय और पक्का हो जाता है। अब हम फिर बेलमोंट में देखते हैं कि बेसेनियो ग्रेशियानो के साथ वहां पहुंच जाता है और संदूक चुनने की रस्म के लिए तैयार है। पोर्शिया उसे थोड़ा और रुकने के लिए कहती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि बेसेनियो यह प्रतियोगिता हार जाए और बेसेनियो वहां से चला जाए। वह दुखी और घबराए मन से बेसेनियो को कहती है कि इन 3 संदूकों में से एक में मेरी तस्वीर है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो तुम मेरी तस्वीर वाला संदूक अवश्य चुन लोगे। इसके बाद बेसेनियो ध्यान से सोने के संदूक को देखता है। वह सोचने लगता है कि यह सोना राजा मिडास का कठोर भोजन बना था, मैं इसे नहीं चुनने वाला, और वह सोने का संदूक नहीं चुनता। बेसेनियो चांदी के संदूक की तरफ देखता है और निर्णय लेता है कि चांदी की धातु के बने सिक्के लोगों के बीच आदान प्रदान के साधन हैं। इस संदूक को भी मैं नहीं चुनूंगा। अब सबसे कम आकर्षक शीशे की धातु से बने संदूक पर उसकी नजर पड़ती है। वह तुच्छ सा दिखने वाले संदूक पर लिखे शब्द कुछ देने का वायदा करने के बदले लेने की धमकी दे रहे थे। बेसेनियो कुछ सोचकर उस संदूक को चुन लेता है। पोर्शिया सांस रोके यह सब देख रही थी। संदूक खोलते ही पोर्शिया की तस्वीर उसे मिलती है। पोर्शिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह कहती है, मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति इस अंगूठी के साथ सौंपती हूं। अगर तुमने यह अंगूठी अपने से अलग की तो मैं समझूंगी कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। नेरिसा और ग्रेशियानो जो वहीं मौजूद थे दोनों को शुभकामनाएं देते हैं और फिर नेरिसा और ग्रेशियानो भी आपस में शादी करने की बात कहते हैं। पहले तो बेसेनियो और पोर्शिया चौंके, पर सब बात मालूम होने पर उन्होंने खुशी से हामी भरी। शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थी कि तभी एंटोनियो के दोस्त लोरेंजो और सेलेरियो वहां पहुंच जाते हैं और बेसेनियो को एंटोनियो का पत्र देते हैं। बेसेनियो तुरंत पत्र पढ़ने लगता है। पत्र पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे की खुशी और रंग दोनों फीके होने लगते हैं। पत्र में एंटोनियो ने लिखा था कि विदेशों से आने वाले उसके जहाज समुद्र में कहीं खो गए हैं। अब उनके लौट आने या मिलने की कोई संभावना नहीं दिखती। वह अनुबंध के अनुसार यदि शैलोक का कर्ज न चुका पाया तो परिणाम उसे पता है। उसकी अंतिम इच्छा है कि अपने अंत समय में वह बेसेनियो से मिल सके। पत्र पढ़ते ही बेसेनियो अत्यंत शोक में डूब गया।
उसकी सारी खुशी गायब हो गई। पोर्शिया सोचने लगी कि जरूर इस पत्र में कोई बुरा संदेश है, जिसे पढ़कर बेसेनियो इतने शोक में डूब गया है। वह पत्र को पढ़ती है और पूछती है कि यह किस बारे में है। बेसेनियो कहता है कि यह एंटोनियो का पत्र है, जो मेरा सबसे प्रिय दोस्त है, जिसका जीवन उसके कारण खतरे में है। सेलेरियो कहता है कि अनुबंध की अवधि पूरी हो चुकी है और शाइलॉक लगातार न्यायालय के चक्कर लगा रहा है ताकि वह न्यायालय द्वारा एंटोनियो से बदला ले सके। लोरेंजो बोला, हमने उसे शपथ लेकर यह कहते सुना है कि जितना धन उसने एंटोनियो को उधार दिया है, यदि उस धन का 20 गुना धन भी उसे दे दिया जाए तो भी वह उस धन की अपेक्षा एंटोनियो का मांस लेना ही पसंद करेगा। पोर्शिया को पता चलता है कि एंटोनियो वास्तव में बेसेनियो का बहुत प्रिय मित्र है। वह बेसेनियो को तुरंत अपने मित्र के पास पहुंचने को कहती है और कहती है कि वह और नेरिसा बेलमोंट में रहकर ही उनका इंतजार करेंगी। और फिर बेसेनियो, ग्रेशियानो और सेलेरियो वेनिस के लिए रवाना होते हैं। दोस्तों, यह था द मर्चेंट ऑफ वेनिस का पहला भाग। इसका दूसरा और अंतिम भाग बेहद ही इंटरेस्टिंग है। कृपया इसे ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद।